हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का थेरी आईएएस में। और हम देख रहे हैं अवधारणा विश्लेषण, यह हमारी सीरीज़। और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम पढ़ाई कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाओं की। और यह हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम राज्य रचना स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार कहूँगा इस लेक्चर में कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और यूपीएससी हर साल कम से कम एक सवाल इस अवधारणा पर पूछती ही है। हाँ, कम से कम एक सवाल पूछती है। यूपीएससी क्या करती है, कम से कम एक सवाल हर साल इस अवधारणा पर पूछती है। इसीलिए यह अवधारणा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अगर अगर आप यूपीएससी का पेपर उसके सवालों से जानते हैं और उसके सवालों से के आधार पर ही पढ़ते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आज आपने यह लेक्चर पूरी तरह देख लिया और यह कंसेप्ट पूरी तरह से समझ ली, तब यूपीएससी जीएस 2 में जो 20 सवाल पूछता है उनमें से एक सवाल का जवाब आपके पास आज आ जाएगा। 20 में से एक सवाल का जवाब आपके पास आ जाएगा और बाकी रहेंगे सिर्फ 20 में से 19 सवाल। एक सवाल आपके पास कंफर्म आ जाएगा इस लेक्चर के बाद, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। यह मैं आगे जाकर सिद्ध करूंगा कि यूपीएससी ने हर साल कि इस टॉपिक पर कौन कौन से सवाल पूछे, ये भी हम देखने वाले हैं और उनका भी जवाब हम ढूंढने वाले हैं। इसी लेक्चर में जुड़े रहिए मेरे साथ। और अन्य कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप थेरी आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो पढ़ते हैं राज्य रचना। राज्य रचना यानी कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। एकात्म राज्य व्यवस्था, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रकार मुख्य रूप से देखे जाते हैं और तीसरा भी है इनका सम्मिश्रण। एकात्म राज्य व्यवस्था, व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम। संघ राज्य क्या है, व्हाट इज फेडरेशन। क्या भारत संघ राज्य है, इज इंडिया अ फेडरेशन। भारतीय संघ राज्य का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यह कॉन्सेप्ट हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए। आप मेरे बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल यशवंत। मैंने एमए पीएचडी नेट 3 बार, सेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है। मैं 2008 से अपना अनुभव यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता आ रहा हूँ। मैंने खुद भी मुख्य परीक्षा लिखी हुई है और मेरे कुछ बुक्स पीएचडी का थेसिस, रिसर्च आर्टिकल और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हुए हैं। यह सारा अनुभव थेरी आईएएस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखते हैं कि यूपीएससी ने लगातार हर साल किस तरह से इस टॉपिक पर सवाल पूछे हैं। तो देखिए, 2020 में यूपीएससी ने 2 सवाल पूछे थे। मैं से 2 सवाल एक ही टॉपिक के ऊपर पूछे यूपीएससी ने। पहला प्रश्न था, आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा, संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ मतलब संघ राज्य, महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. पहला सवाल देखिए, आप शब्द पर गौर कीजिए। यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन पेपर जब से सिलेबस बना है तब से इस फेडरेशन शब्द के अलावा नहीं बना है, उसके सिवा नहीं बना है। उस पेपर में आपको क्वेश्चन में फेडरेशन शब्द दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसे पढ़िए। जितना आपको पढ़ना है संघ राज्य के संदर्भ में, भारतीय संघ राज्य के संदर्भ में, जहाँ पर आपको मटेरियल मिले, जब जो भी न्यूज़ मिले उसकी नोट्स बनाकर रखिए, उसे अपनी पढ़ाई में शामिल कीजिए। क्योंकि एक सवाल हर साल आता है, हर साल एक सवाल आता है। देखिए, कम से कम एक सवाल आता है। इस साल तो 2 पूछ लिए थे। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1997, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में
सुस्पष्ट कीजिए। देखिए, जब हम भारत के संघराज्य का स्वरूप पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि भारत का संविधान का स्वरूप संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्म है। एकात्म है इसका मतलब क्या है कि हमें केंद्रीकरण हम करते हैं, केंद्रीकरण किया हुआ है हमने। तो यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहाँ से आती है? तो वह राज्य रचना के प्रकार से आती है। राज्य रचना के दो प्रकार हम पढ़ेंगे आगे, तो हम देखेंगे कि किस तरह से यह सवाल वहाँ से है, कॉन्सेप्ट वहाँ से है, लेकिन यह महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं कृषि क्षेत्र के अधिनियम जो हाल ही में 2019 में पारित किए थे गवर्नमेंट ने, और उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे पूरे भारत में और खासकर पंजाब और हरियाणा के कृषकों द्वारा, और अभी भी वह जारी है। 2021 में भी जारी है, कोरोना काल की महामारी के काल में भी जारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यूपीएससी ने 2020 में इसी को लेकर सवाल पूछा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन exhibits centralizing tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of the Epidemic Disease Act 1897, the Disaster Management Act 2005 and recently passed Farm Acts. ओके, दो सवाल पूछ लिए थे एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब देखते हैं 2019 का सवाल। 2019 में सवाल पूछा था, न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए हैं, स्पष्ट कीजिए। 2019 का 2018 में भी सवाल आया, भारत एवं यूएसए दो विशाल लोकतंत्र है, उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित है। अगले आने वाले कुछ अवधारणाओं को हम पढ़ेंगे कि जो भारत और अमेरिका के बीच अंतर दर्शाते हैं। उनमें से एक है संघराज्य, लोकतंत्र, विभाजन, नियंत्रण एवं संतुलन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह सब इन दो राजनीतिक तंत्रों पर जिन पर आधारित है वह कॉन्सेप्ट है, और वह इनके आधारभूत सिद्धांत है, वह हम देखेंगे। सारे के सारे सिद्धांत हम इसी लेक्चर सीरीज में देखेंगे। तो यह सवाल आपको इसके आगे भी देखने को मिलेगा बार बार। देखते हैं अगला सवाल जो 2016 में पूछा गया था। 2017 का सवाल लगाना मैं भूल गया। वो क्वेश्चन नंबर क्या है जो यूपीएससी ने उसके सवाल पेपर में जिस नंबर पर सवाल पूछा था वह नंबर मैंने वैसे के वैसे रखा हुआ है आपके लिए। 7वां सवाल यूपीएससी ने पूछा था 2016 में, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। परिसंघीय संविधान। डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस। उसके बाद ये तो भी 2020 के हमने देख लिए। उसके बाद आता है 2015 का सवाल। 2015 में भी यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म has been increasingly emphasized in recent years, highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. ओके, 2014 में भी सवाल पूछा था, 15 में पूछा, 14 में भी पूछा। Though the federal principle is dominant in our constitution and that principle is one of its basic structures, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, a feature that militates against the concept of strong federalism. ओके, तो यह भी भारत के संघराज्य के स्वरूप के आधार पर स्वरूप के बारे में यह प्रश्न है। एकात्मक भी है और संघात्मक भी है, तो हम ये भी देखेंगे इसी लेक्चर में। इस सवाल का जवाब तो हम पूरा देखेंगे। देखिए 2013 में, The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution. देखिए, पार्लियामेंट को के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है? चेक लगा दिया है। और वह चेक लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत संघराज्य है। अगर ऐसा चेक नहीं लगाते तो पार्लियामेंट संघराज्य को कभी भी खत्म कर देती और राज्यों को खत्म कर देती। तो यह तो संघराज्य के तत्वों के खिलाफ है, इसीलिए यह सवाल पूछा गया है और इसका मतलब इसी से है। तो देख लीजिए, यह सवाल भी आ गया, इनडायरेक्टली है लेकिन सवाल कहाँ पे है? संघराज्य के ऊपर आया है। और उसके साथ कई आयाम भी और जुड़े हुए हैं। उसमें
एक संघ राज्य का आयाम उस क्वेश्चन में देना है और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर का देना है। ओके, तो देखिए 2013 में ही दूसरा प्रश्न पूछा था, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स फर्दर बाइफरकेट जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज लाइक डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुकाज फॉर बेटर गवर्नेंस। In light of the above, can it also be justified that more number of smaller states would bring in effective governance at state level? Discuss. आपको चर्चा करनी है, क्या अधिक राज्यों का बनाए जाने से भारत के संविधान अच्छे प्रशासन के लिए अच्छा होगा या नहीं, और प्रशासन क्यों झिझकता है छोटे राज्यों के लिए, यह बेसिकली आपको बताना है। तो संघ राज्य के ऊपर ही प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न 2013 में ही पूछा था, constitutional mechanism to resolve the interstate water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss. देखिए हमारे संघ राज्य में हम इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या आपसे पूछा गया है, क्या यह स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल या यहाँ संरचनात्मक दोष है या फिर प्रक्रियात्मक दोष है, भारत के संघ राज्य में दोष है उसकी रचना में या फिर उसकी प्रक्रियाओं में कुछ कमियां हैं, तो यह आपको बताना है। संघ राज्य की रचना में क्या दोष है जो यह सवाल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई प्रोसीजरल उसमें कुछ कमियां हैं, यह आपको डिस्कस करना है इस सवाल में। इस तरह से हमने देखा कि यूपीएससी हर साल कम से कम एक सवाल फेडरलिज्म पर, राज्य की रचना पर पूछता है, और विशेषकर वह सवाल भारत के संघ राज्य पर आधारित होता है। और इसीलिए हमें राज्य रचना क्या है, संघ राज्य क्या है, एकात्म राज्य क्या है, भारत में संघ राज्य के कौन से लक्षण उपस्थित है, कौन से नहीं है, एकात्मक राज्य क्या है, एकात्म राज्य की कौन सी विशेषताएं भारत में मौजूद है, यह हमें देखना चाहिए और उसको अच्छे से रट लेना चाहिए। जी हाँ, रट लेना चाहिए, क्योंकि हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। देखते हैं राज्य रचना का मतलब क्या है। एक राज्य का प्रशासन कितने स्तरों की सरकारों द्वारा किया जाता है। दो सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। एक राज्य का प्रशासन कितने स्तरों की सरकारों द्वारा किया जाता है, तथा दूसरा इन सरकारों के अधिकार, स्थिति एवं आपसी संबंध कैसे निर्धारित होते हैं, इन आधारों पर राज्य रचना का स्वरूप निर्धारित होता है। देखिए, गवर्नमेंट अलग रह गई और राज्य की रचना, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन अलग बात हो गई। गवर्नमेंट का मतलब 3 शाखाओं से है, लेकिन राज्य रचना का मतलब कितने सरकारें होंगी और उन सरकारों के बीच आपसी संबंध कैसे होंगे, इन सवालों से राज्य रचना का सरोकार है। तो इस आधार पर 2 प्रकार की राज्य रचना हम देखते हैं। हम देखते हैं पहले प्रकार की एकात्म राज्य व्यवस्था, यूनिटरी गवर्नमेंट, जैसे कि इंग्लैंड में है, पाकिस्तान में है। यहाँ एक शक्तिशाली केंद्र होता है इसके अंदर, और प्रादेशिक सरकारें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन कम से कम एक सरकार होगी और वह केंद्र में होगी, पूरे देश पर वह राज्य करेगी। यदि प्रादेशिक सरकारें है भी तो वे सुरक्षित नहीं, अधिकार एवं कार्यों के लिए वह केंद्र पर निर्भर तथा केंद्र की अंकित होती है। संघ राज्य में ऐसा नहीं होता। संघ राज्य में कम से कम 2 स्तरों की सरकारें होती है, कम से कम दो स्तरों की। एक सांघिक सरकार होती है जिसे हम संघ सरकार कहते हैं, और हम बोलचाल की भाषा में उसे रोजमर्रा की भाषा में केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रादेशिक सरकार होती है जिसे हम राज्य कहते हैं। देखिए, राज्य प्रादेशिक सरकारों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे भारत में, अमेरिका में राज्य कहते हैं, और स्विट्जरलैंड में कैंटन्स कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज में, पॉलिटिकल साइंस में प्रादेशिक सरकारें या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे आप पीसीएस कहते हैं, पीसीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या हो गया, वैसे तो वो स्टेट सिविल सर्विसेज का आ जाना चाहिए, इसका मतलब एससीएस का कहना चाहिए, लेकिन उसे कहते हैं पीसीएस। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो पी है, पी स्टैंड फॉर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यहाँ है लॉन्ग फॉर्म पीसीएस का। तो देखिए, प्रादेशिक सरकारों के बीच अधिकारों का स्पष्ट तथा सुरक्षित विभाजन होता है। प्रादेशिक सरकारें केंद्र सरकार की या संघ सरकार की अंकित नहीं होती।
यह दोनों में से दोनों में मूलभूत फर्क है, यहाँ आप ध्यान में लीजिए। अब देखते हैं आगे, संघ राज्य के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि भारत संघ राज्य है। अगर भारत यूनिटरी गवर्नमेंट होता तो हम यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ते, लेकिन हम संघ राज्य के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल ऐसे ही आते हैं। देखिए, संघ राज्य दो तरहों से बन सकता है, दो तरह से बन सकता है। पहला केंद्राकर्षी, जिसे पॉलिटिकल साइंस में कॉन्फेडरेशन कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। पहले से उपस्थित राज्य आपस में समझौता कर एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि अमेरिका में पहले 13 राज्य थे और 13 राज्यों ने आपस में मिलकर एक संघ सरकार का निर्माण किया, और इस तरह से अमेरिका का फेडरेशन, जिसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं, वह अस्तित्व में आ गया। दूसरा केंद्रोत्सारी या यूनियन, पहले संघ का निर्माण होता है और बाद में राज्य उसमें आकर मिलते हैं। केंद्राकर्षी के बिल्कुल विरुद्ध स्थिति है केंद्रोत्सारी में। पहले वहाँ पे पहले राज्य बने थे, यहाँ पे पहले संघ बना है। वहाँ पे राज्यों ने एकत्र आकर संघ का निर्माण किया था, यहाँ संघ राज्यों का निर्माण कर रहा है। उदाहरणार्थ भारत में पहले संघ सरकार का निर्माण हुआ और बाद में राज्यों का विकास हुआ, जो अभी भी जारी है। ये तो भारत का संघ राज्य हमेशा चर्चा में रहता है और हर साल यूपीएससी सवाल पूछता है, कीप आई ऑन दैट। ओके, तो देखते हैं संघ राज्य की 4 आवश्यक शर्तें। संघ राज्य को संघ राज्य क्यों कहते हैं, और अगर संघ राज्य बनना है तो उसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप उत्तर जब लिखेंगे मुख्य परीक्षा में, तब इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। संघ राज्य की 4 आवश्यक शर्तें। लिखित और कठोर संविधान होता है। संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, इंग्लैंड के जैसा नहीं जहाँ पे संसद सर्वोच्च है। अगर ऐसा है तो वहाँ पे राज्यों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, वहाँ पे आप अपने आप वह राज्य यूनिटरी बन जाएगा, वह संघात्मक नहीं रहेगा। तो देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता, सरकार अधिकारों का स्पष्ट एवं सुरक्षित विभाजन होना चाहिए। केवल अधिकारों का विभाजन होना जरूरी नहीं है, वह स्पष्ट होनी चाहिए एवं सुरक्षित भी होनी चाहिए। और वह सुरक्षित कब होंगे, जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। तो इसके लिए आवश्यकता है चौथी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत का संविधान क्या ये पूर्ण करता है? क्या भारत में यहाँ चारों आवश्यकताएं पूर्ण होती है? देखते हैं आगे। भारतीय संघ राज्य का स्वरूप देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या भारत संघ राज्य है, अगर है तो इसके क्या कारण है। तो उसका, अगर आपको कोई पूछे कि क्या भारत संघ राज्य है, तो इसका सीधा सा सरल जवाब है हाँ, भारत संघ राज्य है। लेकिन हम कहें और सब जग मान ले, ऐसा तो नहीं होगा, और यूपीएससी भी नहीं मानेगा। अगर आप मुख्य परीक्षा में इतना ही लिख दे और छोड़ दे तो नहीं, आपको आपका मत सिद्ध करने के लिए ठोस आधार देने पड़ते हैं, सुराग देने पड़ते हैं। तो देखते हैं पहला, इसके क्या कारण है कि भारत संघ राज्य है। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में ही ऐसा कहा था। क्या कहा था अम्बेडकर जी ने कहा था भारत संघ राज्य ही है। उसके निर्माण की प्रक्रिया तथा राज्यों की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है, यह दर्शाने के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग संघ राज्य का प्रयोग किया गया है, संघ राज्य शब्द का नहीं। भारत के संविधान में संघ राज्य शब्द का उल्लेख है क्या? नहीं है। तो फिर कौन से शब्द का उल्लेख है भारत के संविधान में? भारत के संविधान में शब्द का प्रयोग है यूनियन, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो यह शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? संघ राज्य तो है, लेकिन संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, यह दर्शाने के लिए कि भारत का संविधान केंद्राकर्षी नहीं अपितु केंद्रोत्सारी पद्धति से बना हुआ है। निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। और दूसरा, जब अमेरिका का संविधान बना था तब अमेरिका के संघ राज्य से राज्यों को अलग निकलने का अधिकार था, लेकिन भारत के संघ राज्य से राज्यों को अलग निकलने का अधिकार नहीं है। अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद है। इसीलिए भारत के संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह दर्शाने के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में ही कहा था। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, यह मान्य किया है कि भारत संघ राज्य है।
केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया था और कहा था कि संघराज्य व्यवस्था भारत के संविधान के मूल ढांचे का भाग है। केवल भारत संघराज्य है क्या? इतना ही नहीं, तो यह भारत के संविधान के मूल ढांचे का भाग भी है। कितनी बड़ी बात हो गई। और तीसरा, हम देखते हैं कि भारत में संघराज्य की सभी मूल विशेषताएं मौजूद है। सभी मूल विशेषताएं मौजूद है। कौन सी मूल विशेषताएं मौजूद है? यहाँ 4 मूल विशेषताएं, 4 आवश्यक शर्तें। लिखित और कठोर संविधान है भारत का। संविधान भारत में राज्य का सर्वोच्च कानून है। अधिकारों का संविधान में स्पष्ट एवं कठोर विभाजन किया हुआ है। हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हमने बनाई हैं और संघराज्य हमारे अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया हुआ है। और इन अधिकारों का संरक्षण करने के लिए भारत में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का निर्माण किया हुआ है। भारत में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयों को अधिकार दिया हुआ है कि इस अधिकार विभाजन को वह सुरक्षित रखे, राज्यों के और केंद्र सरकार के अधिकार सुरक्षित रखे। तो कुल मिलाकर भारत में संघराज्य की यह 4 विशेषताएं मौजूद है और इसीलिए भारत संघराज्य है। तो हमने 3 कारण देखे कि भारत संघराज्य है। ऐसा क्यों कहें हम? क्योंकि संविधान सभा में ऐसा कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, और हम देखते हैं कि संघराज्य की 4 विशेषताएं भारत में मौजूद है और इसीलिए भारत संघराज्य है। आप मुख्य परीक्षा में इसी तरह से उत्तर लिखिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपीएससी में आप इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखिए। आपके ज़्यादा लिखने की नहीं, बहुत अच्छा उत्तर लिखने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यह स्लाइड आप पूरी तरह से रट लीजिए। देखिए, इसके बाद कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ऐसा जब हमने ये देखा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये विधान संविधान सभा में किया हुआ कि यह यूनियन प्रयोग इसलिए किया हुआ है क्योंकि राज्यों की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है। वहाँ कैसे भिन्न है, यह अब हम देखते हैं। राज्य संघ से बाहर नहीं जा सकते। अमेरिका में राज्य संघ से बाहर जा सकते थे, आज नहीं जा सकते। वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अब बंधन डाल दिए हैं। अब तो देखिए, और दूसरा, संघ सरकार कभी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य को खत्म कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की संघ सरकार किस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा करती है। यह आपका होमवर्क हो गया। और यह सब करने के लिए उस राज्य की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। और इसीलिए भारत का संघराज्य, ध्यान से सुनिए, भारत का संविधान राज्यों को अधिकार की गारंटी देता है। भारत का संविधान राज्यों को अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। भारत का संविधान राज्यों को अधिकारों की तो गारंटी देता है, उनके अधिकार सुरक्षित किए हुए हैं। जब तक वह अस्तित्व में है तब तक संघ सरकार उनके अधिकारों को नहीं छीन सकती, लेकिन संविधान उन्हें उनके अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आने वाले सालों में यूपीएससी इसी तरह का सवाल पूछ ले। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लिख लीजिए सवाल कि भारत का संविधान राज्यों को अधिकारों की तो गारंटी देता है, लेकिन अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। स्पष्ट कीजिए। भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक लेकिन आत्मा एकात्मक है। यहाँ भारत के संविधान के स्वरूप पर सवाल बहुत बार पूछता है यूपीएससी। आपको सतर्क रहना चाहिए और अच्छे से इन पॉइंट्स को रट लीजिएगा। इन पॉइंट्स को अच्छे से रट लीजिए ताकि यूपीएससी जब भी भारत के संविधान के स्वरूप पर सवाल पूछे तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। देखिए, भारत के संघ राज्य का स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। हमने देखा था एकात्मक और संघात्मक सरकार में क्या अंतर देखा था हमने। फिर से एक बार देखते हैं कि एक शक्तिशाली केंद्र सरकार होता है, प्रादेशिक सरकारें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि प्रादेशिक सरकारें हैं तो वे सुरक्षित नहीं, अधिकार एवं कार्यों के लिए केंद्र पर निर्भर और अंकित है, बराबर है। और दूसरी तरफ संघ सरकार में इससे बिल्कुल उलट
विपरीत परिस्थिति होती है। वह कम से कम दो स्तरों की सरकारें होती है, एक संघ सरकार और एक प्रादेशिक सरकार। अधिकारों के बीच दोनों में स्पष्ट तथा सुरक्षित विभाजन होता है। प्रादेशिक सरकारें केंद्र की अंकित नहीं होती। लेकिन जब भारत के संघराज्य के स्वरूप पर हम विचार करते हैं तब हम देखते हैं कि भारत में संघात्मक विशेषताएं भी है और एकात्मक विशेषताएं भी है। इसका मतलब यह है कि भारत की केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों पर मर्यादाएं ला सकती है और राज्यों के अधिकार कम कर सकती है, खत्म कर सकती है। यही नहीं, हम आपातकाल में यह भी देखते हैं, आपातकाल व्यवस्था में, कि भारत के संविधान में कोई भी अमेंडमेंट किए बगैर, हमें विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान एकात्म बन जाता है पूरी तरह से। राज्यों का अस्तित्व खत्म हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में। यह बात भी हम देखेंगे कि, और यह बताता है कि भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन आत्मा एकात्मक है। उसके अलावा कौन कौन सी बातें हैं? भारत में संघात्मक सरकार की, संघात्मक राज्य रचना की सभी लक्षण उपस्थित है। उसके साथ बहुत सारे एकात्मक लक्षण हैं। कौन से? वह एकीकृत संविधान। अमेरिका में अगर हम देखें तो राज्यों के अलग संविधान है और केंद्र के अलग, संघ सरकार का अलग संविधान है। लेकिन भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है और संघ के सरकार में ही राज्यों की रचना के बारे में आपको कतिपय उपबंध किए हुए हैं और राज्यों के अलग संविधान नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों पर एकीकृत व्यवस्था, जैसे कि कानून हो गया, नागरिकता हो गई, न्याय व्यवस्था, उच्च प्रशासनिक सेवाएं, लेखा परीक्षा। हम देखते हैं कि भारत में इकहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे पहले राज्य का नागरिकत्व लेना पड़ता है, बाद में संघ राज्य का नागरिकत्व मिलता है। लेकिन भारत में केवल भारतीय नागरिकत्व एक ही है, राज्यों का कोई अलग से नागरिकत्व नहीं है। उच्च प्रशासनिक सेवाएं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वह भी भारत में इकहरी ही है। केंद्र सरकार IAS अधिकारियों की नियुक्ति करता है, IPS अधिकारियों की नियुक्ति करता है, और भी कई सेवाएं हैं तो उनकी नियुक्ति करता है। और वह काम कहाँ पे करते हैं? राज्य में करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। राज्य के सभी अधिकारियों का चयन कौन करता है? राज्य ही करता है और वह राज्य में ही काम करते हैं। संघ सरकार राज्य में कोई भी अपना अधिकारी नहीं भेज सकती, वहाँ पे नहीं काम कर सकता। आई बात समझ में? और लेखा परीक्षा के लिए भी अमेरिका में राज्य का लेखा परीक्षक अपना स्वतंत्र होता है, लेकिन भारत में CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो क्या करता है? वह केंद्र सरकार की भी ऑडिट करता है और राज्यों के भी ऑडिट करता है। वैसे ही कानून के बारे में भी वैसा ही है। केंद्र के द्वारा पारित कोई भी कानून पूरे भारत में जो भी समवर्ती सूची या फिर संघ सूची के विषयों के संदर्भ में जो भी कानून संघीय पार्लियामेंट मंजूर करती है, पारित करती है, तो वह कानून पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसे बहुत ही कम विषय है। देखिए अमेरिका में कौन से विषय? विदेशी संबंध, सुरक्षा, कम्युनिकेशन, इन विषयों को छोड़कर बाकी सभी विषय राज्यों के पास है। बाकी विषय राज्यों के पास है। तो राज्य ही कानून बनाता है और वहाँ पे ही रहता है, वहाँ पे ही वो लागू होता है। देखिए और भी कोई महत्वपूर्ण लक्षण है। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भारत में? केंद्र राष्ट्रपति करता है। उसका मतलब संघ सरकार करती है। राज्यों को उसके बारे में राज्य के साथ केवल सलाह मशवरा किया जाता है, उससे आगे कुछ भी नहीं। और उसके बाद संविधान संशोधन का तरीका भी ऐसा है कि भारत में राज्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया में सहभागी नहीं हो सकते। वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते और ना ही संसद को मजबूर कर सकते हैं कि किसी संविधान संशोधन को वह शुरू करे। तो इस तरह से संविधान संशोधन का पूर्ण अधिकार संघ सरकार के पास ही है। भारत विनाशी राज्य है। भारत में राज्य विनाशी है। इस संदर्भ में हमने डिटेल में अभी पढ़ा है। अधिक अधिकार संपन्न संघ। और फिर अंत में हम देखते हैं कि राज्यों की आर्थिक दुर्बलता भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत को एकात्म राज्य की तरफ बढ़ाने में। हम देखते हैं कि सभी महत्वपूर्ण रिसोर्सेस और सभी महत्वपूर्ण कर लगाने का तथा उसे अपने पास रखने का अधिकार किसके पास है? संघ के पास है। वह चाहे राज्यों को ग्रांट दे सकता है
या फिर उसे कुछ अपने स्कीम्स के माध्यम से, जिसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इनके माध्यम से राज्यों को पैसा देता है और वह पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर होता है। और भी देखिए कि राज्यों और संघ के बीच इकोनॉमिक रिसोर्सेस का पुनर्वितरण करने के लिए हम हर 5 सालों में एक वित्त आयोग का निर्माण करते हैं ऐसे, और यह व्यवस्था संविधान में ही की हुई है। लेकिन वित्त आयोग का आयोजन, उसकी स्थापना तथा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कौन निर्धारित करता है? वह भी केंद्र सरकार या संघ सरकार निर्धारित करती है। तो इस संदर्भ में भी राज्य अधिकार ही नहीं है। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में हमने देखा कि हमने कॉन्सेप्चुअली देखा कि संघ राज्य क्या है, राज्य रचना क्या है, एकात्म राज्य क्या है, संघ राज्य क्या है, संघ राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण लक्षण हैं, और भारत संघ राज्य है तो भारत संघ राज्य क्यों है। और अंत में हमने देखा कि भारत में राज्य तो विनाशी है, लेकिन भारत का संघ राज्य, भारत का संघ अविनाशी है। भारत में राज्यों को अधिकार की तो सुरक्षा दी हुई है, लेकिन उनको अस्तित्व की सुरक्षा नहीं दी हुई है। और अंत में हमने देखा कि भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक, लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। तो इस तरह से यह टॉपिक हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। और के लेक्चर में इतना ही। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, थ्योरी IAS, और यह लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए, इसकी भी यह भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप UPSC GS2 को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, UPSC के नज़रिए से मेरी तरह देखते हैं कि 20 सवाल पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक सवाल आपका आज तैयार हो गया, ऐसे मैं मानता हूँ। तो आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर बनाए गए सभी वीडियोज़ मेरे आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लाभान्वित हो सके। तो थ्योरी IAS में मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।